कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शक्ति स्वरूपा नारी को अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार महिलाएं अपनी शारीरिक दिक्कतों को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिनके परिणाम जो है उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर भुगतने पड़ते हैं। महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है और ऐसी कौन सी शारीरिक समस्याएं हैं जिनको नज़रअंदाज करने से वो रोगग्रस्त भी हो सकती हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मयंका बत्रा जी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार मयंका जी। नमस्कार पूनम जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ महिलाएं संबंधी सारी स्वास्थ्य डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलाया। इससे हम महिलाओं को जागरूक कर सकेंगे और समानता मिले महिलाओं को। और यह समानता सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य के अंदर, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी तो हमारा सोसाइटी, उनका सबसे बड़ा जो उसकी इकाई है, जो उसका घर, उसका बच्चा, कोई भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। सबसे पहले महिला को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके बाद वो पूरा का पूरा बेहतरीन भविष्य बच्चों का और हमारी सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। मयंका जी, इसी बारे में हम आपसे जानना चाहते थे कि हम चाहते हैं आप हमारी महिलाओं को ये बताइए कि उनके लिए स्वस्थ रहना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना कितना और क्यों ज़रूरी है। महिलाओं को स्वस्थ रहना, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि इकाई, सबसे बेसिक यूनिट हमारी, अगर हम देखें हमारी सोसाइटी की फीमेल्स ही हैं, क्योंकि फीमेल ही जन्मदाता है, फीमेल ही घर को रन करती हैं। और फीमेल ही, अगर वो अपना महिला स्वास्थ्य का ध्यान देंगी तो वो दूसरों का भी ध्यान दे पाएंगी, दूसरों का भी अच्छे से बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगी, अपने हस्बैंड्स का, घर के मेल्स का, मर्दों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। वो बेहतरीन ध्यान देने में पूरे भारतवर्ष का, पूरे सबका अच्छे से निर्माण होएगा, जिससे सब खुशहाल जिएंगे। अक्सर महिलाओं में, हमारी सोसाइटी में भी ये टैबू है कि गर्ल्स और फीमेल्स यूजुअली ड्यू टू सम डिस्क्रिमिनेशन, जो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, काफ़ी कम हो भी गया है पहले से, गर्ल्स और फीमेल्स यूजुअली अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती ड्यू टू सम प्रेशर मान लीजिए उसका, या सोशल टैबू मान लीजिए कि बीमार है, फीवर है, उतर जाएगा। जबकि अगर आप देखेंगे कुछ घरों में आज भी अगर लड़के को या घर के मेन मेंबर मेल को थोड़ा सा भी बुखार आता है तो वो फटाफट डॉक्टर के पास जाके पूरे टेस्ट करवाते हैं। और फीमेल यूजुअली खुद भी इग्नोर करती हैं और आसपास वाले भी उसको इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करना है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भरपूर देना है। अगर महिलाएं को अपना स्वास्थ्य में, अब जैसे आजकल हम पूनम जी देखें तो ग्लैमर वर्ल्ड का भी ज़माना है। यूजुअली बढ़ती उम्र में फीमेल्स ध्यान देती हैं, मेरी त्वचा कैसी लग रहा है, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, और मेरा वजन कैसा है। वजन के ऊपर खासकर ध्यान दे रहे हैं कि चाहे वो डाइटिंग करके कम करें या एक्सरसाइज करके कम करें। बट ये तो हमें बाहरी चीज़ें दिख रही हैं कि हमारे को हमारा चेहरा बाहरी रूप दे रहा है त्वचा। ऑल्दो जो त्वचा है हमारी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी इंटरनल हेल्थ कैसी है, हमारे बाल रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल हेल्थ कैसे है। बट ये सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं, बट एक्चुअल में जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, जैसे बाकी शरीर के, उस पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वह जो है वो क्रोनिक डिजीज़, जो लंबे कारण की डिजीज़ है, उसमें तब्दील हो जाती हैं ये सब डिजीज़। जैसे कि महिलाओं को अक्सर ध्यान देना चाहिए, 40 या 30 से ऊपर जाती, मैं कहूँगी 35-40 के आसपास तो भरपूर ऑस्टियोपोरोसिस महिला में आम स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको यूजुअल कंप्लेंट आती है कि लोअर बैक में पेन हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, कभी थकान जल्दी महसूस होती है। महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं या फिर उनमें रक्तस्राव ज़्यादा होता है तो, और महिलाओं डाइटिंग कर रही हैं तो उनमें अनीमिया की कमी भरपूर मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें थकान महसूस होना, चेहरे पे पीलापन आना, ये सब कुछ दिखता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का ध्यान दें तो हमारा पूरा का पूरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलेगा। पहले महिलाओं में हार्ट डिजीज़ कम होती थी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, घर के काम में महिला अक्सर बिजी रहती थी। अब ड्यू टू यूजुअल दिस हेल्पर्स,
महिलाओं में भी काम कम होता है, वर्किंग महिलाओं में भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है। वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण अदर क्रोनिक डिजीज जो पहले पुरुषों में ज़्यादा मानी जाती थी, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, और भी जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाइड फैक्टर्स हम बोलें तो टीनेजर गर्ल्स में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सब कुछ महिलाओं में ज़्यादा मिल रहा है। इसी मेनका जी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं को स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है ताकि वो क्रोनिक डिजीज ना बने, क्रोनिक डिजीज ना बने, वो अपनी सेहत को, अपने शरीर को भरपूर ठीक रख पाए। उनको नियमित आधे घंटे की एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। डाइटिंग की तरफ मैं एडवाइस दूंगी, ना ध्यान दे के वेट बियरिंग एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेचिंग हम बोलते हैं, क्योंकि जब भी हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे मसल वीक पड़ते हैं, अकड़न बढ़ती है, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा, वो भी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करके, कार्बोहाइड्रेट को कम करके हम इन क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स जैसे मैंने बताया, मेनली ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली फीमेल्स में कॉमन होती है मोर देन मेल्स। अब महिलाओं में भी जैसे कि पूनम जी हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई हुआ है, ऑफिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ा है, तो महिलाओं में भी धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन भी बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों के भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो ये सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफाई फैक्टर में आएगा। मेनका जी, आपने बात की ऑस्टियोपोरोसिस की, है ना। महिलाओं में एक और समस्या जो है वो कॉमनली देखने को मिलती है। समस्या क्या है? सफ़ेद पानी गिरना, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। ये जो दिक्कत है ये क्यों होती है और अक्सर महिलाएं इसे नज़रअंदाज कर देती हैं। इसको नज़रअंदाज करने से क्या नई समस्याएं सामने आ सकती हैं और इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ल्यूकोरिया एक कॉमन टर्म है जिसको हम वाइट डिस्चार्ज बोलेंगे। जैसे ही गर्ल्स इंक्रीज होती हैं, अपनी प्यूबर्टी की तरफ पहला कदम रखती हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस में, वेजाइना में चेंजेस आते हैं, ग्लैंड्स बढ़ने लगते हैं, जो नॉर्मली एक ग्लैंड्स की वजह से अपना सिक्रीशन वो देते हैं जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो हमेशा ये नहीं है कि जब भी सफ़ेद पानी आया तो वो डिस्चार्ज वो एबनॉर्मल ही है। यूजुअली उस डिस्चार्ज को अगर वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है, म्यूकस है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, तो वो हमारे ओव्यूलेशन के टाइम पे भी डिस्चार्ज होता है। जब अंडा, ओवरीज अंडा यूजुअली प्रोड्यूस करती हैं, तो उस टाइम पे भी नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। हाँ, जब वो फाउल स्मेलिंग है, नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, इवन काफ मसल्स में पेन हो रहा है, थाइस में पेन हो रहा है, अगर इन सब समस्याओं के साथ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इनके यूजुअली कारण, सबसे पहला कारण तो इनका इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में जैसे हम मानेंगे कि जितने भी हमारे कैंडिडल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या ट्राइकोमोनास एक पैरासाइट है। अब ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि जो कैंडिडल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है, ये यूजुअली भी नॉर्मली हमारा एक फ्लोरा होता है कि नॉर्मली भी हमारे वजाइना में रहते हैं। बट अगर हम जैसे इसमें ईचिंग करते हैं या फिर जैसे महिलाओं का मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड आता है, उसमें हम पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो ईचिंग हुई, उसका पीएच चेंज हो जाता है, तब ये या इन्हीं का ओवर ग्रो कर जाना हमारे कोई डिजीज़ कोज करता है। सेकंड क्या है कि जब ये ग्लैंड सुकड़ जाते हैं बड़ी उम्र में, या कुछ के टाइम से कुछ और रहते भी सुकड़ जाते हैं, तो वो एक एट्रोफिक वेजिनाइटिस कोज करते हैं, जिनमें बार बार ईचिंग होएगी और ये सब कुछ डिस्चार्ज आएगा। अब जो डिस्चार्ज है वो भी देखना पड़ता है कि वो जो है वो डार्क कलर्ड है, या फिर जैसे हम कैंडिडा की बात करें तो उसमें थिक चीज़ी लाइक होता है और उसमें स्मेल आती है। इन डिस्चार्जेस में यूजुअली फाउल स्मेल आती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की बात करें तो इसमें फ्रोथी सा डिस्चार्ज होता है, इसमें यूजुअली येलोइश कलर का डिस्चार्ज आता है। ट्राइकोमोनल की बात करें, इसमें ग्रीनिश कलर का आता है, और इन सब में दे ऑल आर फाउल स्मेलिंग, इनमें एक स्मेल आएगी। और अदर हम ल्यूकोरिया की बात करें तो नॉर्मली जैसे पोलिप्स हो जाते हैं, जिनमें मांस का बढ़ना, जैसे हमारा यूट्रस है, जो वोम्ब है, उसका जो मुंह होता है उस पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं, और उसी में सर्वाइकल पोलिप्स होना या नॉर्मल वेजाइना में चेंजेस आना, अदर एसटीडी टाइप की या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की इन्फेक्शंस होना, ये सब कॉजेज़ भी ल्यूकोरिया के कारण हैं। जी, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर वही मैं पूनम जी बता रही हूँ, सबसे पहले तो हमें डिस्चार्ज को समझना पड़ेगा। डिस्चार्ज को जैसे जब भी किसी फीमेल को कंप्लेंट है, वो तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।
उसमें वो अपना जो डिस्चार्ज है वो डिस्कस करते हैं। अगर वो क्लियर फ्लूइड, जैसे मैंने बताया कुछ डिस्चार्ज हमारा नॉर्मल भी होता है, बट अदर है तो वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं या फिर उसका जो पैप स्मीयर बनाते हैं उनमें उनका जो डिस्चार्ज के सेल देते हैं, कैंडिडल है, फंगल है, इनमें इनकी स्लाइड्स बनती हैं, माइक्रोस्कोपिकली हम डायग्नोज कर देते हैं। तो इनमें अगर हम इनका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और अगर मैरिड फीमेल है तो उसमें हस्बैंड का भी ज़रूर से उनकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये चीज़ें भी आप तुरंत हस्बैंड वाइफ से भी कांटेक्ट में आने पर ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। मेनका जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो महिलाओं में, लड़कियों में एक्जिमा की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्जिमा की दिक्कत होती क्यों है और उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए पूनम जी, जो एक्जिमा है इट इज़ यूजुअली ए ड्राई स्किन कंडीशन, कि स्किन का ड्राई होगी, उसमें ईचिंग हो रही है। इसके दो मेन फैक्टर्स हैं, ड्राई है और ईचिंग है, इसके दो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स है एक्जिमा के। और इससे क्या होता है कि जो हमारी ऊपर की स्किन की तह है, लेयर है, इसका एक नॉर्मल बैरियर मैकेनिज्म होता है, वो बाहर से इन्फेक्शन नहीं आने देती, उसका कांटेक्ट रहता है। एक्जिमा होने पे बार बार बंदा खुजली करेगा, खारिश करेगा, जिसकी वजह से वो बैरियर टूट जाता है और बैक्टीरिया और अदर इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाता है। स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, सारा स्वेटिंग इससे होता है, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। अब जब ये थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म लॉस्ट हो जाएगा, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, स्वेटिंग हमारे जो फोल्ड एरियाज होते हैं, एल्बो होगी, घुटने के पीछे हो गए, ग्राउंड एरिया हो गए, या फिर एक्सरसाइज करने से फीमेल्स में यूजुअली अंडर द ब्रेस्ट एरिया हो गया, इनमें अगर पसीना ज़्यादा डिपॉजिट होता है, कपड़े चेंज नहीं करते, टाइट क्लोथिंग होती है, सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, तो इनमें एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अदरवाइज कुछ एक्जिमास ऐसे भी हैं पूनम जी जो समर में ठीक होते हैं और विंटर में इंक्रीज होते हैं। तो विंटर एक्जिमा वो भी ड्राई स्किन कंडीशन से होते हैं। अदर एक्जिमास यूजुअली जो समर में इंक्रीज होता है उसको एक फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं, जो धूप से रिएक्शन हो जाती है, या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अपने आप में कुछ भी हम लगा रहे हैं, कोई सनस्क्रीन लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, उन सब चीज़ों से भी ये सब एक्जिमा इंक्रीज हो जाते हैं। स्विमिंग में क्लोरीन ज़्यादा है, लोग स्विमिंग करने जाते हैं तो उससे भी एक्जिमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी, तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? इनसे बचने के लिए, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में सबसे पहला तो यही है स्टे हाइड्रेटेड, पानी बहुत पीना है, बहुत पानी का सेवन करना है। 10 से 12 ग्लास दिन में 2 से 3 लीटर पानी, नहीं तो 1 से 2 लीटर तो ज़रूरी है कि पानी अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पानी उड़ भी रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। गर्मियों में एक और चीज़ मैं पूनम जी कहना चाहूँगी, लोग अक्सर एसीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एसी खुद एक बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन करता है बॉडी का। जब आप एसी में बैठेंगे तो आपका ड्रिंकिंग जो हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यूजुअली जो पीपल हैं ये घरों में ही एलोवेरा तोड़ के इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ भी कूलिंग जेल्स यूज़ करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि ये जो एलोवेरा है, जेल है, दे ऑल आर, इसको एक तो क्लीन मेथड्स में यूज़ करिए, इसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। आप जो भी घरेलू करें वो बिल्कुल ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, आप उसको उसमें आप अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, क्योंकि जितना ठंडा जेल लगाएंगे वो ठंडक देंगे और उस पर एक लेयर डेवलप कर देंगे जो हमारी स्किन का बैरियर टूट गया है, और जिससे वो बाहर की चीज़ें इन्फेक्शन नहीं आ पाती हैं। धूप में जाएंगे, फोटोडर्मेटाइटिस जैसे मैंने बताया, तो इसमें हम सनस्क्रीन्स का यूज़ करेंगे। सनस्क्रीन बहुत ही अच्छे बहुत ही इम्प्रूव्ड वे में आगे हैं। सनस्क्रीन्स यूजुअली 2 तरह से हो रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकली में हम कैलामिन लोशंस भी अप्लाई करते हैं यूजुअली, जो कैलामिन लोशन हमें ठंडक भी देते हैं गर्मियों में। और जैसे हमारा अब अप्रैल का सीज़न आएगा, हार्वेस्टिंग सीज़न, इसमें मोल्ड्स, पोलन्स ये बहुत उड़ते हैं, जो भी एक कारण होता है एक्जिमा को इंक्रीज़ करने का। तो हमें बाहर कम जाना चाहिए। जो पोलन्स है यूजुअली सवेरे 5 से 9-10 बजे तक ज़्यादा आते हैं, तो इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। किसी के आसपास ज़्यादा कांग्रेस घास है या पार्थेनियम जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रो करी हुई है, तो ऐसे एरियाज में जाने को भी अवॉइड करना चाहिए। मेनका जी, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीरियड्स, जिन्हें आज भी सोशल टैबू समझा जाता है हमारे समाज में, एक ऐसा विषय जिस पर हम सब कहते हैं कि खुलकर बातचीत होनी चाहिए। एक छोटी बच्ची जब उसके पीरियड्स की शुरुआत होती है, फिर जब वो युवती बनती है, पत्नी बनती है और माँ बनती है, उसके बाद जब वो उसकी उम्र बढ़ती है और मेनोपॉज शुरू होता है, तब कौन कौन सी दिक्कतें सामने आती हैं? पीरियड्स, आपने बिल्कुल पूनम जी ठीक वर्ड यूज़ किया, सोशल टैबू। हम 2022 में भी
हमारी लड़कियां और हमारी औरतें आज भी विषय में डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं। इसमें भी वही मेन रीज़न है कि सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन की लड़कियां अक्सर हेजिटेशन के चक्कर में, जो लड़कियां यूजुअली यंग हो रही हैं, और कुछ हमारा हमने बात करी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने में पेस्टिसाइड्स है, जिनसे सब चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी प्यूबर्टल एज भी जो पहले 12 से 14 थी, अब लड़कियों में यूजुअली 10 से 12 हो गई है। अब बहुत ही यंग एज में जब पीरियड्स आने लग जाते हैं, गर्ल्स घबरा जाती हैं, वो अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाती, माँ के साथ वो बात करती हुई हिचकिचाती हैं, माँ से भी खुल के नहीं कर पाएंगी, माँ उनको खुल के सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तो इसमें मैं एडवाइस करूँगी कि माँ और बेटी दोनों किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिले, माँ उसको डॉक्टर के साथ स्पेस दे, सो दैट कि उसको बच्चे को कोई भी हेजिटेशन ना हो, वो डॉक्टर से डिस्कस कर चुके और सब कुछ बता दे। काफ़ी मैगजीन स्टार्ट हो गई हैं, लेट्स टीन टॉक, और इस तरह की मैगजीन्स में काफ़ी कॉमिक्स भी आ रही हैं कि मेंस्ट्रुअल, जिसमें डिस्कस करा जाता है कि पीरियड्स आते क्यों हैं, जिसमें लड़कियों को समझाया जाता है इसमें अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे करनी चाहिए। जैसे पूनम जी, आजकल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे अब 28 मई को जो मनाया जाएगा, ये भी वर्ल्ड वाइड इसीलिए मनाया जा रहा है कि क्योंकि पहले अगर मेंस्ट्रुअल में इन्फेक्शंस इतने इंक्रीज़ हो जाते थे जिसकी वजह से डेथ रेट भी काफ़ी हाई हो जाता था। तो इसमें प्रॉपर हाइजीन रखें। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वेंडिंग मशीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाई जा रही हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल हैं कि उसको किसी भी तरह की कहीं पर भी ज़रूरत पड़े टीनेजर फीमेल्स को वो यूज़ कर सके। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही, एक गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम स्टार्ट किया है। इसका वो बेनिफिट काफ़ी फीमेल्स को मिल भी रहा है, और काफ़ी एनजीओज़ भी अब बढ़ चढ़ के इसके अंदर आ रही हैं कि वो फीमेल्स को हेल्प करें इन सब चीज़ों में। तो मेनका जी, जब पीरियड्स के दौरान तेज़ दर्द होता है, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को, बच्चियों को बहुत तेज़ दर्द होना, क्रैम्प्स आना, ये सब जो चीज़ें हैं, इनसे बचने के लिए वो क्या कर सकती हैं? जो बहुत ही तेज़ दर्द होता है इसको डिस्मिनोरिया कहते हैं। पूनम जी, जब भी गर्ल्स को स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो थोड़ा पीरियड उनका एनोवुलेशन होता है, जिसमें उनके पीरियड्स तो स्टार्ट हो गए बट अंडा पूरा बनना स्टार्ट नहीं होता। इस प्रोसेस में भी पूरे 2 से 4 साल लग जाते हैं। इनमें कभी भी उनके पीरियड्स आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं और पेन भी आता है। पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन भी होता है, जब ओवरी अंडा रिलीज करती है तो भी पेन होता है। और काफ़ी टाइम अगर नीचे का रास्ता बहुत ही छोटा और खुला है तो वो अपना रास्ता बनाने के लिए सर्विक्स डायलेट करती है, उतने पीरियड तक में भी पेन काफ़ी होता है, जिसमें क्रैम्प्स आते हैं। वो स्पाज्मोडिक क्रैम्प है, क्योंकि यूट्रस उसमें ऐसे स्पाज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रोडक्ट को आगे निकालने के लिए कि पूरा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए। इस जो भी क्रैम्प आते हैं उनको डाइट अच्छी लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। हम जो घरों में करते हैं कि हॉट वाटर बोतल, गर्म पानी की बोतल का सेका कर लेना चाहिए, एक हाथ से उसकी मसाज कर लेनी चाहिए, जेंटल मसाज ऑफ लोअर एब्डोमेन, ये सब चीज़ें। और औरतों को अपने कैल्शियम पे भरपूर ध्यान रखना चाहिए। अगर कैल्शियम कम है तो भी पेन ज़्यादा आएगा, लोअर बैक में, इवन थाइस में भी इवन पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पेन कम होएगा। कैफ़ीन कम लेनी चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन अगर हम ज़्यादा लेंगे वो बॉडी को डिहाइड्रेट भी करेगी, ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी इंक्रीज़ करती है। कैफ़ीन जैसे प्रोडक्ट्स को कम करें और डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें तो पेन कम हो जाते हैं। मेनका जी, आज जब बात कर रहे हैं हम महिला स्वास्थ्य की, तो कैंसर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल कैंसर का जो रोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और खासकर बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है वो बढ़ रहा है। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कितने ज़्यादा है, ये किस वजह से होता है? कैंसर पूनम जी अपना बहुत ही तेज़ी से पैर पसार रहा है। औरतों में खासकर ब्रेस्ट कैंसर दिन पे दिन बढ़ता जाता है। यूट्राइन एंड सर्वाइकल कैंसर, जो आपने बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का, उसको हम अपनी भाषा में सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इस सर्वाइकल कैंसर से आमतौर पे बचा जा सकता है, क्योंकि 21 साल के बाद एक पैप स्मीयर स्क्रीनिंग होती है, जो बहुत ही उसमें कोई कॉस्टली प्रोसीजर्स नहीं होता, बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर्स होता है। उसको रेगुलर स्क्रीन करवाने पे उसमें एक स्लाइड बनती है, वहाँ से स्मीयर लेके तो हमें पता चल जाता है कि कैंसर के सेल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्योंकि जो बच्चे दानी के मुंह का कैंसर है वो 3 स्टेजेस में होता है। प्री कैंसरस होता है, जिसमें सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया कहते हैं, जिसमें कैंसर के नॉर्मल सेल्स धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लगते हैं। फिर वो स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट होते हैं, जिसको स्क्वेमस एपिथेलियल नियोप्लेजिया कहते हैं। और उसके बाद वो मेन कैंसर डिस्प्लेजिया या फिर लिम्फ नोड्स और खून के थ्रू बाकी जगह फैलना स्टार्ट होता है।
तो पैप स्मीयर जो टेक्निक है और इसके रेगुलर करवाने से, जो अक्सर गायनेकोलॉजी एडवाइज भी करती हैं कि पैप स्मीयर की रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ, क्योंकि बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रिवेंटिव टेस्ट है, तो इससे हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो उसके बहुत 100 से मोर देन स्ट्रेन्स हैं, बट उसके 16 स्ट्रेन्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो कैंसर तेज़ी से फैलता है। मल्टीपल पार्टनर्स होना, यंग एज पे सेक्सुअल एक्टिविटी अचीव करना, जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी को अचीव करना, HIV होना, आपका इम्यून स्टेटस बहुत डाउन है, आप लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी कुछ कारण है जो सर्वाइकल कैंसर को तेज़ी से फैलाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस चीज़ का जो वायरस होता है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं आसानी से आजकल वैक्सीन देकर। आपने मेनका जी वैक्सीन की बात की। वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, बाजार में मिलती भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैंसर की वैक्सीन है, क्या ये पुरुषों को भी लगाई जा रही है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, ये 2 तरह से मार्केट में अवेलेबल है। 2 स्ट्रेन आते हैं, क्वाड्रीवेलेंट एंड बाईवेलेंट, गार्डासिल और सर्वाग्रिक्स। जो गार्डासिल वैक्सीन है इसमें क्वाड्रीवेलेंट है, मतलब वो 4 टाइप के स्ट्रेन्स को यूजुअली कवर करते हैं। नॉर्मल 16, 18, 6, 11 इसके स्ट्रेन्स होते हैं जिनको ये प्रिवेंट कर लेती है ह्यूमन पैपिलोमा। इस वैक्सीन को अक्सर हम 10 से 12 साल, 12 से 14 साल की लड़कियों में एडवाइस करते हैं। जितनी जल्दी वैक्सीन लगे उतना अच्छा, क्योंकि अगर वो वायरस ही कैच नहीं करेंगे तो आगे वो कन्वर्ट नहीं होएगा कैंसर में। अगर महिलाएं 26 या उससे ऊपर में अपनी वैक्सीन लगवाना चाहें, उनको एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वैक्सीन लगवा सकती हैं। पुरुषों में अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं पूनम जी। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है जो जेनाइटल वॉर्ड्स को प्रिवेंट करती है, और जिसमें मैंने आपको बताया कुछ टाइप्स बहुत ही विरुलेंट होती हैं जो जल्दी से कार्सिनोजेनिक होती हैं। तो पुरुषों में अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। इसमें एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जिन्होंने पुरुषों में वैक्सीन लगानी स्टार्ट कर दी है। जी मेनका जी, हम बात कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य की। हमने लिगोरिया की बात की, हमने पीरियड्स की बात की, हमने कैंसर की भी बात की। हर महिला चाहती है कि वो जवान और खूबसूरत दिखे, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। अब क्या है कि आजकल कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे आ गए हैं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे आ गए हैं जो महिलाओं को जवान बनाए रखने में मदद भी करते हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो कितने सही हैं, क्या वो करवाने चाहिए, और एक जो प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है उसके साथ छेड़छाड़ करना कितना सही रहता है? पूनम जी, आपका ये मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दिन पे दिन ये कॉस्मेटिक और एस्थेटिक्स चीज़ें बहुत इंक्रीज है। मार्केट इसकी आप देखेंगे, कॉस्मेटिक मार्केट बहुत इजीली ग्रो करी है। इसमें बहुत ही फेक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें मैं एडवाइस करना चाहूँगी पूनम जी, हमारी जो सुंदरता है, वैसे तो जो ब्यूटी लाइज इन एवरी आई ऑफ द मेल के उसको कैसे देखना चाहता है, मैं कहूँगी ब्यूटी लाइज इन कॉन्फिडेंस ऑफ फीमेल की, फीमेल के कॉन्फिडेंस में भी दिखती है। ब्यूटी लाइज इन पोस्चर ऑफ द फीमेल की, पोस्चर उसका कितना स्ट्रिक्ट है। अब यही सब चीज़ें अगर कोई भी फीमेल अपनी डाइट का स्टार्टिंग से ध्यान देती है, हरी सब्जियां खाती है, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम की तरफ करके प्रोटीन अमाउंट को पूरा करते हैं, कैल्शियम रेगुलर लेते हैं, विटामिन ई सप्लीमेंट्स वगैरह को भरपूर खाते हैं, तो उनमें यूजुअली एजिंग डिले हो जाती है। 7 से 9 घंटे, 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्लीप नहीं लेंगे, ब्लू लाइट के आगे जैसे लैपटॉप और इनके आगे बैठे रहेंगे तो डार्क सर्कल्स बहुत रहेंगे। उसमें हम कितने भी प्रोसीजर्स कर लें वो उसको कवर इतना नहीं कर पाते। एजिंग बहुत जल्दी से इंक्रीज होती है। एक तो हमारी होती है क्रोनोलॉजिकल एजिंग और एक होती है फोटो एजिंग। क्रोनोलॉजिकल जो हमारी उम्र के साथ बढ़ रही है, फोटो एजिंग जो धूप में हम गए, यूवी के हार्मफुल रेस हमने झेले, उनकी वजह से भी एजिंग बहुत फास्ट होती है। तो उसके लिए टीनेजर जैसे ही होते हैं, मतलब कि एट द वेरी अर्ली एज वी कैन स्टार्ट दिस सनस्क्रीन्स एंड कैलामीन्स एंड दीज आर ऑल आर सेफ एंड दे ऑल आर द डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स सो दैट वी कैन रिकमेंड दिस प्रोडक्ट्स। आप बात कर रहे हैं सर्जिकल की, कुछ इंटरवेंशनल आते हैं क्योंकि जब एजिंग होती है तो हमारा मेनली जो कोलेजन होता है ये रिड्यूस हो जाता है, मसल जो है वो लटकने लेगा। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि ब्यूटी लाइज इन द पोस्चर ऑफ फीमेल। अगर पोस्चर सही है, मसल की स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ों को अपने आप ही मजबूत करके रखेंगी, एजिंग कम लगेगी।
तो इसके अंदर हम काफ़ी इन्वेजिव प्रोसीजर्स आ गए, जैसे थ्रेड लिफ्ट्स आया हुआ है। थ्रेड लिफ्ट्स में यूजुअली हम थ्रेड्स डालते हैं, ये कोलेजन को जस्ट रीमॉडल करता है। माइक्रो नीडलिंग है, दीज आर 100% सेफ प्रोसीजर्स, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग भी नॉन इन्वेजिव है। जस्ट हमने एक नीडलिंग करी जो हमारे ओपन पोर्स को बंद कर रहा है और अंदर से हमारा कोलेजन फाइबर टूट गया है ड्यू टू एक्ने या ड्यू टू हम हार्मफुल यूवी एक्सपोजर्स मान लें। आजकल जो ब्लू लाइट एक्सपोजर चल रहे हैं, एलईडी लाइट्स चल रहे हैं, तो इनसे भी हमारी स्किन टूटती है। एसीस हैं जिसमें हमारी डिहाइड्रेट होती है स्किन, ये सब एजिंग को फास्ट करते हैं। वो इन सब के कोलेजन रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बहुत सोच समझ के अच्छे से कंपनी के लेना चाहिए, कि खुद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करते हैं, एलर्जीज करते हैं। एक चीज़ होती है रील्स मेलेनोसिस, पूरे मुंह पे कालापन कर देते हैं। लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस जैसी डिजीज़ करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। प्लास्टिक सर्जरी में राइनोप्लास्टी आती है। चेहरे को हम देखें तो आजकल जो लाइन करेक्शन चल रही है, मसल लिफ्टिंग चल रही है, पूरा कट करके करते हैं। उसमें प्लास्टिक सर्जन जो होता है बहुत अच्छे से पहले कंसेंट फॉर्म करता है, उसको एक्सप्लेन करता है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पूनम जी कभी भी कोई मिरेकल नहीं होते कि दिन ही दिन में वो 60 साल वाले को 40 का कर देंगे। हमको अपनी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ग्रेसफुली हमें जीना चाहिए, और हमें ये चीज़ समझ के करनी चाहिए ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में वो बहुत हाई ना हो। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स को इन प्रोसीजर्स को पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, मिनिमल ये नुकसान भी मिल सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर कंसेंट फॉर्म लिए जाते हैं। मयंका जी ने एक बहुत अच्छी बात सभी महिलाओं से कही है कि आप ग्रेसफुल बने रहिए, और जो खूबसूरती होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। इसलिए आप जैसी हैं अपने आप को वैसे स्वीकार कीजिए, हंसती रहिए और मुस्कुराती रहिए। मयंका जी, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।